नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के संविधान के बारे में। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर कीजिए। उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे राज्य व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ और राज्य व्यवस्था क्या है और संविधान की परिभाषा क्या है और संविधान का प्रकार कितना है, और साथ ही कुछ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं राज्य व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ। तो किसी भी जो सब्जेक्ट है उसका उद्भव होने से पहले वो एक दर्शन मात्र होता है। अगर दर्शन की बात करें तो दर्शन को जब सबूत यानी प्रूफ मिल जाता है तो वो थ्योरी बन जाता है। अगर बात करें कि कुछ समय पहले फोन एक काल्पनिक विषय था, अगर बात करते थे कि कुछ समय बाद ऐसा होने वाला है कि हम लोग यहाँ से बोलेंगे और दिल्ली तक आवाज़ जाएगी, तो आदमी बहुत ही आश्चर्य करता था कि ये कैसे होगा। लेकिन हुआ, उसको जब आधार मिला तो वो एक थ्योरी बन गया। उसी तरह से राजनीतिक दर्शन, और उसके बाद जब उसको सबूत मिल गया तो वो राजनीतिक विज्ञान हुआ। उसके बाद उसी से निकल करके आया राज्य व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो राज्य व्यवस्था की शुरुआत यूनान यानी ग्रीस से हुआ। अगर आपसे पूछें ग्रीस की राजधानी क्या है, तो ग्रीस की राजधानी एथेंस है। अगर बात करें ग्रीस कौन सा कॉन्टिनेंट में स्थित है, तो यूरोप में स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करें यूनान की। तो यूनान में एक व्यक्ति था जिसका नाम है सुकरात। सुकरात ने कोई बुक तो नहीं लिखा, लेकिन ये बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ करते थे। और सुकरात का एक शिष्य था जिसका नाम था प्लेटो, और प्लेटो ने एक बुक लिखा जिसका नाम था रिपब्लिक, और एक एकेडमी भी चलाई जिसका नाम था द एकेडमी। द एकेडमी एक संस्थान था जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था। उसी में से एक दो बच्चे ऐसे ब्रिलियंट निकलते हैं जो कि इतिहास उसे जन्मों जन्म तक याद रखता है। उसी बच्चे में से एक बच्चा था अरस्तू। अरस्तू ने एक बुक लिखा जिसका नाम था पॉलिटिक्स। जैसे ही उन्होंने पॉलिटिक्स बुक की रचना की, वैसे ही विद्वानों ने मान लिया यही है राजनीतिक विज्ञान का जनक। राजनीतिक विज्ञान का जनक मान लिया गया अरस्तू को। और अरस्तू का जो शिष्य था वो कोई दार्शनिक नहीं था, लेकिन शासक जरूर था। सिकंदर अरस्तू का शिष्य हुआ करता था। चलिए अब बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की। अगर भारतीय शब्द को अभी वर्तमान में स्किप कर दें और सिर्फ राज्य व्यवस्था की बात करें, तो राज्य व्यवस्था दो शब्द से मिलकर बना होता है। पहला है राज्य और दूसरा है व्यवस्था। अगर राज्य शब्द की बात करें तो इसकी परिभाषा मोंटेवीडियो कन्वेंशन 1933 में उरुग्वे नाम का देश में इसे आयोजित किया गया था। और वहाँ पे राज्य शब्द का परिभाषा में 4 एलिमेंट्स दिया गया। 4 एलिमेंट्स क्या क्या है? तो पहला है भूभाग, यानी राज्य के पास भूभाग होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है जनसंख्या। तीसरा एलिमेंट दिया गया सरकार, और चौथा है संप्रभुता। अगर बात करें 1947 से पहले क्या भारत राज्य हुआ करता था, तो आप आंसर देंगे 1947 से पहले भारत राज्य की श्रेणी में नहीं आता था, क्योंकि भारत के पास भूभाग तो था, बहुत अच्छी खासी भूभाग थी। अभी वर्तमान स्थिति से भी ज़्यादा भूभाग हुआ करती थी, क्योंकि उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या तो भर भर के उस समय भी था और आज भी है। अगर बात करें सरकार की, तो सरकार भी हमारे देश में 1947 से पहले हुआ करती थी। संप्रभुता, अगर वर्ड की बात करें तो संप्रभुता क्या है? तो ये निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, चाहे वो आंतरिक निर्णय हो या फिर बाह्य निर्णय हो, यानी बाहरी निर्णय हो। दोनों निर्णय अगर स्वयं से ले रहे हैं तो उसे संप्रभु माना जाएगा। उस समय जो भी निर्णय हुआ करता था वो ब्रिटिश क्राउन का निर्णय हुआ करता था। अगर अभी की बात करें 1947 के बाद की अगर भारत की बात करें, तो ये अभी राज्य की श्रेणी में आता है। कैसे? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले क्या भारत के पास भूभाग है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, इतना भूभाग भारत के अंतर्गत आता है। अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या भी भारत में भर भर के है। कितना है?
तो 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़, लगभग 121 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश में 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर बात करें सरकार की, सरकार है, उसके बाद संप्रभुता की बात करें तो अभी वर्तमान में भारत निर्णय लेने में, चाहे आंतरिक निर्णय हो या बाहरी निर्णय, स्वयं लेता है। इस प्रकार भारत संप्रभु भी है। तो अब जो है सो भारत राज्य की श्रेणी में आता है। वहीं अगर बात करें व्यवस्था का, तो व्यवस्था यानी नियम, रूल, अगर बात करें तो आपके घर में भी किसी न किसी तरह का रूल जरूर फॉलो होता होगा। ये करना है, ये नहीं करना है। ठीक उसी प्रकार से मौलिक नियम के जितने भी समूह हैं उसे अगर संकलित कर दिया जाए तो उसका नाम संविधान दिया गया। अगर मौलिक नियम की बात करें तो जैसे कुछ फंडामेंटल राइट होते हैं, उसी के आधार पे जो है सो कानून बनाया जाता है। जैसे कि तो अगर बात करें कि पर्यावरण संरक्षण कानून, ये जो है सो आर्टिकल 21 को ध्यान में रखते हुए राइट टू लाइफ की बात करता है। उसी तरह से वायु प्रदूषण आर्टिकल 21 के अनुसार ही बनाया गया। जल प्रदूषण, फूड सेफ्टी कानून, ये सब जो है सो किसी न किसी मौलिक नियम के ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अगर बात करें संविधान की परिभाषा क्या होगा, तो सिंपल सी परिभाषा है, किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए निर्मित मूलभूत कानूनों के समूह को संविधान कहा जाता है। ठीक है, यहीं से स्पष्ट हो रहा है किसी राज्य की व्यवस्था को संचालित करने के लिए मौलिक नियम जितने भी हैं उसके समूह को संविधान कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं संविधान के प्रकार की। दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है लिखित संविधान, दूसरा है अलिखित संविधान। वहीं राजनीतिक प्रकृति के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है एकात्मक, दूसरा है संघात्मक। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले दस्तावेज के प्रकृति के आधार पर, उसके बाद बात करेंगे राजनीतिक प्रकृति के आधार पर किस तरह से बांटा गया है। तो सबसे पहले लिखित संविधान की बात करें तो इसमें जो है सो दस्तावेज का एक श्रृंखला होता है, पुस्तक का रूप दिया जाता है। सभी जितने भी कानून होते हैं उसको संकलित करके एक पुस्तक बनाया जाता है। इसे लिखित संविधान की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं अलिखित संविधान की अगर बात करें तो उसमें रीति रिवाज, उपयोग व परंपरा का जो है सो मान्य होता है। और ऐसा नहीं है कि अलिखित संविधान जो है सो जैसे ब्रिटेन में लागू है तो वहाँ का जितने भी नागरिक होंगे उसको जो है सो संविधान अच्छे से याद होगा या फिर बचपन से ही उसे संविधान का ज्ञान होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ जो है सो जितने भी कानून हैं उसको अलग अलग जो है सो रखा गया है, इसलिए वहाँ का संविधान अलिखित माना जाता है। अगर बात करें राजनीतिक प्रकृति के आधार पर तो इसे भी दो भागों में बांटा गया है, एकात्मक और संघीय। एकात्मक का अर्थ है शक्ति का केंद्रीकरण, यानी एक ही जो केंद्र होगा उसके पास शक्ति होगा। जैसे कि तो ब्रिटेन और फ्रांस इसका उदाहरण है। अगर बात करें संघीय शक्ति का विकेंद्रीकरण की बात करता है, जैसे कि तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इसमें जो है सो मुख्यतः दो स्तर का शासन होता है। पहला केंद्र स्तर होता है, उसके नीचे स्टेट कार्य करता है। और हमारा भारत तो अलग ही है, यहाँ पे तीन स्तर का शासन होता है। पहले केंद्र होता है, उसके बाद राज्य होता है, उसके बाद लोकल सरकार होता है, यानी लोकल गवर्नमेंट काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। तो सबसे जो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी सबसे बड़ा संविधान, तो आर्टिकल के हिसाब से इंडिया का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 395 आर्टिकल है। अब कमेंट करने मत लग जाना, मूल संविधान में जो आर्टिकल है वो 395 ही है। अगर वर्ड की बात करें तो वर्ड के हिसाब से भी भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि भारतीय संविधान में लगभग 1.5 लाख शब्द है। कितने शब्द है? लगभग 1.5 लाख शब्द है। अगर सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सबसे छोटा संविधान की, तो आर्टिकल के हिसाब से यूएसए का संविधान सबसे छोटा संविधान है। अगर बात करें वर्ल्ड के हिसाब से सबसे छोटा संविधान किसका है, तो मोरक्को, जिसमें 3814 वर्ड है, और ये दुनिया का सेकेंड छोटा देश है।
अगर सबसे नया संविधान, सबसे नवीनतम संविधान की बात करें तो नेपाल का संविधान सबसे नया संविधान है जो कि 20 सितंबर 2015 को लागू किया गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।